इतिहास का सार संक्षेप। डेटावादी परिप्रेक्ष्य में हम समूची मानव प्रजातियों की व्याख्या एक एकल डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली के रूप में कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग मनुष्य उसकी चिप्स के रूप में काम करते हैं। अगर ऐसा है तो हम समग्र इतिहास को भी चार बुनियादी पद्धतियों के माध्यम से इस प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करने वाली एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। एक, प्रोफेसरों की संख्या में वृद्धि। 1 लाख लोगों की आबादी वाले नगर में 1000 आबादी वाले गांवों के मुकाबले ज़्यादा कंप्यूटिंग शक्ति होती है। 2, प्रोफेसरों की विविधता में वृद्धि। अलग अलग प्रोफेसर डेटा की गणना और विश्लेषण के लिए भिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक अवस्था में कई किस्म के प्रोफेसरों का इस्तेमाल उसकी गतिशीलता और सृजनात्मकता में वृद्धि कर सकता है। किसी किसान, पुरोहित और चिकित्सक के बीच का वार्तालाप ऐसे अनूठे विचारों को जन्म दे सकता है जो 3 शिकारी संग्रहकर्ताओं के बीच के वार्तालाप से कभी सामने न आए होते। 3, प्रोफेसरों के बीच के रिश्तों में वृद्धि। अगर हम एक दूसरे से कमज़ोर ढंग से जुड़े हुए हैं तो प्रोफेसरों की संख्या और विविधता में वृद्धि करने का कोई खास मतलब नहीं है। 10 नगरों को जोड़ने वाले व्यापारिक तंत्र के परिणाम स्वरूप 10 अलग थलग नगर के मुकाबले बहुत अधिक आर्थिक, प्रौद्योगिक और सामाजिक नवाचार संभव है। 4, मौजूदा रिश्तों के बीच क्रियाशीलता की स्वतंत्रता में वृद्धि। अगर डेटा उन्मुक्त ढंग से प्रवाहित नहीं होता तो प्रोफेसरों को आपस में जोड़ने से शायद ही कोई फायदा होगा। 10 शहरों के बीच सड़कें बना देना बहुत उपयोगी नहीं होगा अगर उन सड़कों पर लुटेरों का आतंक हो, या अगर कोई आतंकग्रस्त स्वेच्छाचारी व्यापारी और यात्रियों को उनकी मर्जी के मुताबिक आवाजाही करने की गुंजाइश न दे। ये चार पद्धतियाँ अक्सर एक दूसरे के विरोध में आती है। प्रोफेसरों की संख्या और विविधता जितनी ज़्यादा होती है, उनको उन्मुक्त ढंग से आपस में जोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। इसके परिणाम स्वरूप सेपियनों की डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली 4 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरी है, जिनमें से प्रत्येक अवस्था की विशेषता उसके द्वारा एक अलग पद्धति पर जोर देने के रूप में सामने आती है। पहली अवस्था की शुरुआत संज्ञानात्मक क्रांति के साथ हुई थी, जिसकी वजह से यह मुमकिन हो सका कि बड़ी संख्या में सेपियन एक एकल डाटा प्रोसेसिंग तंत्र से जुड़ सके। इसने सेपियनों को तमाम दूसरे मनुष्य और अन्य प्राणियों पर निर्णायक मदद प्रदान की। जहां आप निएंडरथलों, चिंपांजियों या हाथियों को एक निश्चित से ज़्यादा संख्या में एक ही तंत्र से नहीं जोड़ सकते, वही इस मामले में सेपियनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग के मामले में अपनी इस बढ़त का इस्तेमाल सेपियनों ने पूरी दुनिया को उलट कर रख देने में किया। हालांकि जैसे जैसे वे अलग अलग मुल्कों और जलवायु में फैलते गए, वैसे वैसे वे एक दूसरे के साथ अपना संपर्क खोते गए और विभिन्न सांस्कृतिक रूपांतरों से गुजरे। इसका परिणाम इंसानी संस्कृति की उस विपुल विविधता के रूप में सामने आया, जिनमें से हरेक की अपनी जीवन शैली, आचार पद्धतियाँ और विश्व दृष्टियाँ थी। इस तरह इतिहास की पहली अवस्था ने संयोजकता की कीमत पर मानवीय प्रोफेसरों संख्या और रूपाकारों को विकसित किया। 20,000 साल पहले उससे ज़्यादा सेपियन थे जितने 70,000 साल पहले हुआ करते थे, और यूरोप के सेपियन चीन के सेपियनों से भिन्न तरीके से सूचना को प्रोसेस किया करते थे। लेकिन यूरोप और चीन के लोगों के बीच कोई संपर्क नहीं था, और तब यह बात नितांत असंभव प्रतीत हुई होती कि एक दिन सारे सेपियन एक अकेले डेटा प्रोसेसिंग तंत्र का हिस्सा होंगे। दूसरी अवस्था की शुरुआत कृषि क्रांति के साथ हुई और 5,000 साल पहले तक लेखन और पैसे के आविष्कार के समय तक जारी रही। कृषि ने जनसंख्यात्मक वृद्धि को इस कदर गति दी कि इंसानी प्रोफेसरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इसी के साथ साथ कृषि ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अंतरंग निकटता में एक साथ रहने में सक्षम बनाया, और इस तरह ऐसे घने समूहों को उत्पन्न किया जिनमें प्रोफेसरों की अपूर्व संख्या शामिल थी। इसके अतिरिक्त कृषि ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ व्यापार और संवाद करने की नई प्रेरणाएं और अवसर तैयार किए। तब भी इस दूसरी अवस्था में अपकेंद्रीय शक्तियाँ प्रभावी बनी रही। लेखन और पैसे के अभाव में मनुष्य नगरों, राज्यों या साम्राज्यों की स्थापना नहीं कर सकते थे। मानव जाति अभी भी असंख्य छोटे छोटे कबीलों में बची हुई थी, जिनमें से हर कबीले की अपनी जीवन शैली और विश्व दृष्टि थी। समूची मानव जाति को संगठित करने की तब कल्पना भी नहीं थी। तीसरी अवस्था की शुरुआत लगभग 5,000 साल पहले लेखन और पैसे के आविष्कार के साथ हुई और वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत के समय तक जारी रही। लेखन और पैसे की बदौलत मानवीय सहकार से गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र ने अंततः उपकेंद्रीय शक्तियों को पराजित कर दिया। नगरों और राज्यों के निर्माण के लिए
मनुष्य के समूह आपस में जुड़े और एक दूसरे में घुल गए। विभिन्न नगरों और राज्य के बीच के वाणिज्यिक संपर्क भी मजबूत हुए। कम से कम ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के समय से, जब सिक्की साम्राज्य और सार्वभौमिक मजहब प्रकट हुए, मनुष्य ने सचेतन ढंग से एक ऐसे एकल तंत्र को गढ़ने का ख्वाब देखना आरंभ किया जो समूचे भूमंडल को अपने में समेट सकता है। यह सपना वास्तविकता में तब्दील हुआ इतिहास की चौथी और अंतिम अवस्था में, जिसकी शुरुआत 1492 के आसपास हुई। आधुनिकता के शुरुआती दौर के खोजियों, विजेताओं और सौदागरों ने उस प्रथम महीन धागों को बुना था जिन्होंने समूची दुनिया को घेर लिया था। परवर्ती आधुनिक काल में इन धागों को मजबूत और मोटा बनाया गया, जिससे कोलंबस के दिनों का मकड़ी का जाल 21वीं सदी के फौलाद और डामर से निर्मित जाल में बदल गया। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सूचना को उत्तरोत्तर इस भूमंडलीय जाली में सर्वत्र मुक्त ढंग से प्रवाहित होने की गुंजाइश दी गई। जब कोलंबस ने पहली बार अमेरिकी जाल को यूरेशियाई जाल से जोड़ा, तब हर साल डेटा के थोड़े से ही अंश सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, सख्त सेंसरशिप और राजनीतिक नियंत्रण का शिकार होते हुए महासागर के पार जा पाते थे। लेकिन जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वैसे वैसे मुक्त बाजार, वैज्ञानिक समुदाय, कानून के राज और लोकतंत्र के प्रसार ने मिलकर इन अवरोधों को समाप्त कर दिया। हम अक्सर कल्पना करते हैं कि लोकतंत्र और मुक्त बाजार की जीत इसलिए हुई क्योंकि वे अच्छे थे। सच्चाई यह है कि उनकी जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भूमंडलीय डेटा प्रोसेसिंग को उन्नत किया। इस तरह पिछले 70 सालों में मानव जाति पहले बिखरी, फिर विभिन्न समूहों में विभाजित हुई और अंततः एक बार फिर से मिलकर एक हो गई। लेकिन यह एकीकरण हमें वापस शुरुआत की ओर नहीं ले गया। जब भिन्न भिन्न मानव समूह आज के विश्वग्राम में एक रूप हो गए, तो इनमें से हर समूह अपने साथ उन विचारों, औजारों और आचार पद्धतियों की एक विरासत लेकर आया जिसको उसने अपने जीवन काल में एकत्र और विकसित किया था। हमारे आधुनिक गोदाम मध्य पूर्व के गेहूँ, आइडियाई आलूओं, न्यू गिनियाई शक्कर और इथियोपियाई काफ़ी से औंटे पड़े हैं। इसी तरह हमारी भाषा, मजहब, संगीत और राजनीति समूचे ग्रह की विरासतों से परिपूर्ण है। अगर मानव जाति वाकई एक एकल डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली है, तो उसका हासिल क्या है? यथावादी कहेंगे कि इसका हासिल होगा एक नई और इससे भी ज़्यादा कारगर डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली की रचना, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स। जैसे ही यह मुहिम पूरी हो जाती है, होमो सेपियंस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सूचना आज़ाद होना चाहती है। पूंजीवादी की तरह डेटावाद की शुरुआत भी एक तटस्थ वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह ऐसे मजहब में बदल रहा है जो सही और गलत का फैसला करने का दावा करता है। सूचना प्रवाह इस नए मजहब का परम मूल्य है। अगर जीवन सूचना की लय है और अगर हम सोचते हैं कि जीवन अच्छा है, तो इससे यह नतीजा निकलता है कि हमें विश्व में सूचना के प्रवाह को अधिक घनीभूत और व्यापक बनाना चाहिए। डेटावाद के मुताबिक मानवीय अनुभव में कोई पवित्रता नहीं है और होमो सेपियंस सृष्टि का शिखर या भविष्य के किसी मानव देवता का पूर्ववर्ती नहीं है। मनुष्य इस इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स के महज औजार होंगे जो अंततः पृथ्वी ग्रह से बाहर जाकर समूची आकाश गंगा तक और समूचे ब्रह्मांड तक फैल जा सकता है। इस ब्रह्मांडीय डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली ईश्वर जैसी होगी। यह सब कुछ होगी और हर चीज़ को नियंत्रित करेगी और इसमें विलीन हो जाना मनुष्य की नियति होगी। यह अवधारणा कुछ पारंपरिक मजहबी भविष्य दृश्यों की याद दिलाने वाली है। जैसे कि हिंदुओं का विश्वास है मनुष्य ब्रह्मांड की शाश्वत आत्मा में विलीन हो सकता है और होना चाहिए। ईसाइयों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद संत ईश्वर की अनंत महिमा में लय हो जाते हैं, जबकि पापात्माएं खुद को उसके वजूद से काट लेते हैं। दरअसल सिलिकॉन वैली में बैठे डेटावादी भविष्य दृष्टा सुविचारित ढंग से पारंपरिक मसीहाई भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए रे कुर्जवेल की भविष्यवाणी की पुस्तक का नाम है द सिंगुलैरिटी इज नियर, जो जॉन द बैप्टिस्ट की इस पुकार को प्रतिध्वनित करती है कि द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, स्वर्ग का राज्य करीब है। जो लोग अभी भी हार्ड मास से बने नश्वर मनुष्य की उपासना करते हैं, उनको डेटावाद समझाता है कि वे एक पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी से चिपके हुए हैं। होमो सेपियंस एक गया बीता एल्गोरिदम है। आखिरकार मनुष्य चूजों से किस मायने में बेहतर है? सिर्फ इस मामले में कि इंसानी सूचना बहुत जटिल बुनावट में प्रवाहित होती है। मनुष्य चूजों के मुकाबले ज़्यादा डेटा को जब्त करता है।
चूजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदमों से बेहतर एल्गोरिदमों का इस्तेमाल करते हुए उनको प्रोसेस करता है। तब अगर हम एक ऐसी डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली रच लेते हैं जो मनुष्य से ज़्यादा डेटा जज कर सकेगा और उसको ज़्यादा सक्षम तरीके से प्रोसेस कर सकेगा, तब क्या वो प्रणाली मनुष्य से ठीक उसी तरह स्वस्थ नहीं होगी जिस तरह मनुष्य चूजों से स्वस्थ है। डेटावाद व्यर्थ भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक मजहब की भांति इसके व्यावहारिक मजहबी निर्देश भी है। इनमें पहला और मुख्य निर्देश है कि एक डेटावादी को ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमों से जुड़ते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सूचना को उत्पन्न करते हुए तथा उसको पचाते हुए डेटा प्रवाह की गति बढ़ानी चाहिए। दूसरे कामयाब मजहबों की तरह डेटावाद धर्म प्रचारक भी है। इसका दूसरा धर्मदेश है कि हर चीज़ को प्रणाली से जोड़ो, उन विधर्मियों समेत जो जुड़ना नहीं चाहते, और हर चीज़ का मतलब है महज मनुष्य से ज़्यादा को। इसका मतलब है हर चीज़ हमारी कायाएँ तो निश्चय ही, लेकिन सड़कों पर दौड़ती कारें, रसोई घर के रेफ्रिजरेटर, डब्बों में बंद सूजे और जंगल के पेड़, इन सब को इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स से जुड़ा होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर ड्रावर में रखे अंडों पर निगरानी रखेगा और जब नई खेप की ज़रूरत होगी तो वह चूजों के डब्बों की इसकी इत्तला देगा। कारें एक दूसरे से बात किया करेगी और जंगल के पेड़ मौसम और कार्बन डाइऑक्साइड की स्तरों को सूचना देंगे। हमें विश्व के किसी भी हिस्से को जीवन के विशाल जाल से काट कर नहीं रखना होगा। इसके विपरीत डेटा के प्रवाह को अवरुद्ध करना सबसे बड़ा पाप होगा। लिहाजा डेटावाद सूचना की स्वतंत्रता को सबसे बड़ी चीज़ मानता है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग पूरी तरह से कोई नया मूल्य लेकर सामने आते हों। आखिरी बार ऐसा 18वीं सदी में हुआ था जब मानववादी क्रांति ने मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय समानता और मानवीय भाईचारे के उत्तेजक आदर्श के उपदेश देने शुरू किए थे। 1789 से अनेक युद्धों, क्रांति और विप्लवों के बावजूद मनुष्य किसी नए मूल्य की कल्पना नहीं कर सके हैं। बाद का सारा टकराव और संघर्ष या तो 3 मानववादी मूल्य के नाम पर, या ईश्वर के आदेश का पालन का, या राष्ट्र की सेवा जैसे उनसे भी पुराने मूल्य के नाम पर किए गए। डेटावाद 1789 के बाद का वो पहला आंदोलन है जिसने सच्चे अर्थों में अनूठे मूल्य की सृष्टि की, सूचना की स्वतंत्रता। हमें सूचना की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पुराने उदारवादी मूल्य से भ्रमित नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य को प्रदान की गई थी और वे जो कुछ भी सोचना और कहना चाहते थे उसके अधिकार की रक्षा की गई थी, जिसमें उनको अपना मुंह बंद रखने और अपने विचारों को अपने तक सीमित रखने का अधिकार शामिल था। इसके विपरीत सूचना की स्वतंत्रता मनुष्य को प्रदान नहीं की गई है, यह सूचना को प्रदान की गई है। इसके अलावा यह अनूठा मूल्य डेटा पर स्वामित्व रखने और उसकी गति को प्रतिबंधित करने के मनुष्य के अधिकार पर सूचना के अधिकार को उन्मुक्त ढंग से चक्कर काटने का विशेषाधिकार प्रदान कर मनुष्य की पारंपरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। 11 जनवरी 2013 को डेटावाद को इसका पहला सही हाथ लगा था जब 26 साल के एक अमेरिकी हैकर के दूसरे हैकर आरो स्वार्ज ने अपने अपार्टमेंट से आत्महत्या कर ली थी। स्वार्ज असामान्य प्रतिभा का धनी था। 14 साल की उम्र में उसने RSS कंप्यूटर भाषा विकसित करने में मदद की थी। स्वार्ज सूचना की स्वतंत्रता में भी दृढ़ विश्वास रखता था। 2008 में उसने गुरिल्ला ओपन एक्सेस मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया जो सूचना के उन्मुक्त और असीमित प्रवाह की मांग करता था। स्वार्ज ने कहा था कि हम सूचना को वो जहाँ कहीं भी जमा है वहाँ से उठाना चाहते हैं, उसकी कापियाँ तैयार करना चाहते हैं और उनमें दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें स्वात्वाधिकार से मुक्त है हम उसको प्राप्त कर अभिलेखागार में शामिल करना चाहते हैं। हम गुप्त सूचना भंडारों को खरीद कर उनको वेब पर डालना चाहते हैं। हम वैज्ञानिक पत्रिकाओं को डाउनलोड करना चाहते हैं और उनको फाइलों में साझा करने वाले नेटवर्क पर अपलोड करना चाहते हैं। हम गुरिल्ला ओपन एक्सेस के लिए लड़ना चाहते हैं। स्वार्ज अपने वचन का पक्का था। वह JSTOR डिजिटल लाइब्रेरी से नाराज़ था क्योंकि वो अपने ग्राहकों से पैसे वसूल करती थी। JSTOR के पास लाखों वैज्ञानिक आलेख और अध्ययन है और वो वैज्ञानिकों तथा पत्रिकाओं के संपादकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, जिसमें उनके लेख पढ़ने के लिए फीस वसूलने की स्वतंत्रता शामिल है। JSTOR के मुताबिक अगर मैं अपने द्वारा गढ़े गए विचारों के लिए भुगतान प्राप्त करता हूँ तो ऐसा करना मेरा अधिकार है। स्वार्ज का सोचना इससे भिन्न था। उसका मानना था कि सूचना आज़ादी चाहती है।
विचारों पर उनका स्वामित्व नहीं होता जिन्होंने उनको गढ़ा होता है। और यह कि डेटा को दीवारों के पीछे बंद कर प्रवेश शुल्क वसूल करना गलत है। उसने JSTOR तक पहुंच बनाने के लिए MIT के कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया और सैकड़ों हजारों की तादाद में वैज्ञानिक लेख डाउनलोड कर लिए जिनको उसका इरादा इंटरनेट पर डालने का था ताकि उनको हर कोई बिना किसी रोक टोक के पढ़ सकता। स्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। जब उसको एहसास हो गया कि उसको दोषी करार दिया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है तो उसने फांसी लगा ली। हैकरों ने प्रतिक्रिया करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया और हमलों का रुख सुहास पर अत्याचार करने वाली अकादमिक और सरकारी संस्था और सूचना की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ मोड़ दिया गया। दबाव में आकर JSTOR ने इस त्रासदी में अपना हाथ होने को लेकर माफ़ी मांगी और आज यह डिजिटल लाइब्रेरी अगर अपने सारे के सारे डेटा तक नहीं तो उसके ज़्यादातर हिस्से तक बेरोक-टोक पहुँच बनाने की छूट देती है। संदेहवादियों को यकीन दिलाने के लिए डेटावादी प्रचारक सूचना की आज़ादी के अपरिमित फायदों के बारे में निरंतर बताते रहते हैं। जिस तरह पूंजीवादियों का यह विश्वास है कि सब कुछ आर्थिक उन्नति पर निर्भर करता है, उसी तरह डेटावादी मानते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें जिनमें आर्थिक उन्नति भी शामिल है सूचना की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास सोवियत संघ से ज़्यादा तेज़ी से क्यों हुआ था? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना ज़्यादा उन्मुक्त ढंग से प्रवाहित हुई थी। अमेरिकी लोग ईरानियों या नाइजीरियों से ज़्यादा तंदुरुस्त, समृद्ध और सुखी क्यों हैं? सूचना की आज़ादी की बदौलत। इसलिए अगर हम एक बेहतर दुनिया रचना चाहते हैं तो डेटा को आज़ाद करने ही इसकी कुंजी है। हम पहले ही देख चुके हैं कि गूगल नई महामारियों का पता पारंपरिक स्वास्थ्य संगठन की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से लगा सकता है, लेकिन तभी जब हम उसको अपने द्वारा उत्पन्न की जा रही सूचना तक मुक्त ढंग से पहुँच बनाने की छूट दें। इस तरह मुक्त प्रवाही डेटा उदाहरण के लिए परिवहन व्यवस्था को तर्कसंगत रूप देकर प्रदूषण और कचरे की मात्रा कम कर सकता है। 2010 में दुनिया में निजी कारों की संख्या 1 अरब से ज़्यादा थी और यह संख्या उसके बाद ये लगातार बढ़ती जा रही है। ये कारें ग्रह को प्रदूषित करती है और मुख्यतः सड़कों को उत्तरोत्तर चौड़ा करने को मजबूर करती हुई और ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग स्थलों को अनिवार्य बनाती हुई मूल्यवान संसाधनों को नष्ट करती है। लोग निजी परिवहन की सुविधा के इस कदर अभ्यस्त हो गए हैं कि इसकी कोई संभावना नहीं कि वे बस और ट्रेनों से काम चलाने को तैयार होंगे। लेकिन डेटावादियों का कहना है कि लोग वास्तव में जो चाहते हैं वो निजी कार नहीं बल्कि आवागमन की सहूलियत है और एक अच्छी डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली यह सहूलियत अधिक सस्ते में और कारगर ढंग से उपलब्ध करा सकती है। मेरे पास एक निजी कार है लेकिन यह ज़्यादातर वक्त पार्किंग में सुस्ताती रहती है। एक आम दिन मैं अपनी कार में सुबह 8:04 पर बैठता हूँ और आधा घंटा ड्राइव करने के बाद यूनिवर्सिटी पहुँच जाता हूँ जहाँ मैं दिन भर के लिए अपनी कार को पार्क कर देता हूँ। शाम 6:11 पर मैं वापस अपनी कार के पास पहुँचता हूँ। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वापस घर पहुँचता हूँ और काम खत्म। इस तरह मैं दिन भर में महज 1 घंटा अपनी कार का इस्तेमाल करता हूँ। तब फिर मुझे इसको बाकी 23 घंटे तक रखने की क्या ज़रूरत है? क्यों न कंप्यूटर एल्गोरिदम द्वारा संचालित स्मार्ट कार पूल सिस्टम तैयार किया जाए। कंप्यूटर को मालूम होगा कि मुझे 8:04 पर घर से निकलना होता है और वह ठीक उस वक्त किसी सबसे करीब की स्वचालित कार को मुझे लेने भेज देगा। ठीक शाम 6:11 बजे जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी के फाटक से बाहर निकलूँगा एक और सार्वजनिक कार मेरे पास आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे घर ले जाएगी। इस तरह 5 करोड़ सार्वजनिक कारें 1 अरब निजी कारों की जगह ले लेगी और हमें बहुत कम सड़कों, पुलों, सुरंगों और पार्किंग स्थलों की ज़रूरत भी रह जाएगी। ऐसा निश्चय ही तभी होगा जब मैं अपनी निजता त्याग दूं और एल्गोरिदमों को यह जानने की छूट दूं कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। दर्ज करें, अपलोड करें, साझा करें। लेकिन हो सकता है आपको मानने की ज़रूरत ना हो, खास तौर से अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं। लोग डेटा प्रवाह का हिस्सा बनना ही चाहते हैं, भले ही इसके लिए उनको अपनी निजता, अपनी स्वायत्तता और अपनी वैयक्तिकता को ही क्यों न त्यागना पड़े। मानववादी कला वैयक्तिक प्रतिभा का महिमा मंडन करती है, इसलिए एक नैपकिन पर किए गए पिकासो के अर्थहीन रेखांकन 7वें की नीलामी में लाखों कमा लेते हैं। मानववादी विज्ञान वैयक्तिक शोधकर्ताओं का महिमा मंडन करता है और हर शोधकर्ता साइंस या नेचर निबंध के शीर्ष पर अपना नाम अंकित किए जाने का ख्वाब देखता है। लेकिन आज उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या के कलात्मक और वैज्ञानिक सृजन हर किसी के अनवरत सहयोग से किया जा रहा है। विकिपीडिया का लेखन कौन करता है? हम सब। व्यक्ति एक भीमकाय व्यवस्था जिसको वास्तव में कोई नहीं समझता के भीतर एक छोटी सी चिप बनता जा रहा है। हर दिन मैं
ईमेल पढ़ते हुए, फ़ोन सुनते हुए और लेखों को पढ़ते हुए अनगिनत डेटा अंशों को अपने भीतर सोखता हूँ। डेटा को प्रोसेस करता हूँ और नए डेटा अंशों को ईमेल करता हूँ। फ़ोन करते हुए और लिखते हुए वापस संचारित करता हूँ। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस विशाल योजना के भीतर मेरी जगह और भूमिका कहाँ और क्या है, या कि डेटा के मेरे अंश करोड़ों दूसरे इंसानों और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किए गए डेटा अंशों के साथ किस तरह जुड़ते हैं। मेरे पास यह सब पता लगाने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि मैं तमाम ईमेलों का जवाब देने में ही बहुत व्यस्त रहता हूँ। और जैसे जैसे मैं और भी ईमेल के जवाब देता हूँ और भी फ़ोन करते हुए तथा और भी लिखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता जाता हूँ, वैसे वैसे मैं अपने आसपास के लोगों को और भी ज़्यादा डेटा से भरता जाता हूँ। डेटा का यह अथक प्रयास उन नए आविष्कारों और व्यवधानों को प्रेरित करता है जिनकी न तो किसी ने योजना बनाई होती है, न जिनको कोई नियंत्रण करता या समझता है। कोई नहीं समझ पाता कि भूमंडलीय अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है या भूमंडल की राजनीति कौन सी दिशा अख्तियार कर रही है, लेकिन किसी को समझने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ इतना भर करने की ज़रूरत है कि आप तेज़ी से ईमेलों का जवाब दें और व्यवस्था को छूट दें कि वो उनको पढ़ सके। जिस तरह मुक्त बाजार के पूंजीपति बाजार के अदृश्य हाथ में विश्वास करते हैं, उसी तरह डेटावादी डेटा प्रवाह के अदृश्य हाथ में विश्वास करते हैं। जैसे जैसे भूमंडलीय डेटा प्रोसेसिंग व्यवस्था सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होती जाती है, वैसे वैसे इस व्यवस्था से जुड़ाव सारे अर्थ का स्रोत बनता जाता है। मनुष्य डेटा प्रवाह में लय हो जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप डेटा प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं तो आप अपने को ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। पारंपरिक मजहब आपको विश्वास दिलाते थे कि आपका हर शब्द और कृत्य किसी महान ब्रह्मांडीय योजना का अंग है और ईश्वर आप पर हर पल निगाह रखता है और आपके सारे विचारों और अनुभूतियों पर ध्यान देता है। आज डेटा मजहब कहता है कि आपका प्रत्येक शब्द और कृत्य एक महा डेटा प्रवाह का हिस्सा है, एक की एल्गोरिदम आप पर निरंतर निगाह रखे हुए है और आप जो भी करते हैं और महसूस करते हैं वो सब उस पर ध्यान देता है। बहुत से लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सच्चे आशावानों के लिए डेटा प्रवाह से कट जाना जीवन का अर्थ खो देने का जोखिम उठाना है। वो सब कुछ जो आप करते हैं या अनुभव करते हैं उसके बारे में अगर कोई कुछ नहीं जानता और अगर वह सब सूचना के भूमंडलीय आदान प्रदान में कोई योगदान नहीं करता, तो फिर वह सब करने या अनुभव करने का क्या अर्थ है। मानववाद मानवता है कि अनुभव हमारे भीतर कथित होते हैं और यह भी जो कुछ भी कथित होता है उसका अर्थ हमें अपने भीतर खोजना चाहिए और इस तरह विश्व को अर्थ से रंजित करना चाहिए। डेटावादी मानते हैं कि अनुभवों को अगर दूसरों के साथ बांटा नहीं जाता तो उनका कोई मूल्य नहीं है और हमें अर्थ को अपने भीतर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम उसे खोज भी नहीं सकते। हमें सिर्फ अपने अनुभवों को दर्ज करने और महा डेटा प्रवाह से उनको जोड़ने भर की ज़रूरत है और एल्गोरिदम उनका अर्थ खोज लेंगे और हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। 20 साल पहले जापानी पर्यटक सार्वभौमिक मजाक के पात्र हुआ करते थे, क्योंकि वे हमेशा अपने साथ कैमरे रखते थे और हर नज़ारे की तस्वीर खींचते थे। आज यह काम हर कोई करता है। अगर आप हिंदुस्तान जाते हैं और आपको हाथी दिख जाता है तो आप हाथी को नहीं देखते और खुद से यह नहीं पूछते कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। आप अपना स्मार्टफोन टटोलने, हाथी की तस्वीर लेने, उसको फेसबुक पर डालने और यह जानने कि आपको कितने लाइक्स मिले हर दूसरे मिनट पर अपना अकाउंट देखने में बहुत व्यस्त रहते हैं। निजी डायरी लिखना, जो पिछली पीढ़ियों की एक आम मानववादी रवायत हुआ करती थी, आज के ज़माने में बहुत से नौजवानों को निहायत ही अर्थहीन काम लगता है। ऐसा कुछ भी लिखा है क्यों जाए जिसको दूसरा कोई पढ़ ही नहीं सकता। नया नीति वाक्य यह है, अगर आप कुछ अनुभव करते हैं उसको रिकॉर्ड करिए, अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं उसको अपलोड करिए, अगर आप कुछ अपलोड करते हैं उससे दूसरों से साझा करिए। इस पूरी पुस्तक के दौरान हमने बार बार यह सवाल उठाया है कि वो क्या है जो मनुष्य को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। डेटावाद के पास इसका एक नया और सीधा सा जवाब है। मनुष्य के अनुभव अपने आप में भेड़ियों का हाथियों के अनुभव से श्रेष्ठ नहीं है। डेटा एक अंश उतना ही अंश अच्छा है जितना पूरा अंश है, लेकिन मनुष्य अपने अनुभव के बारे में कविताएं और ब्लॉग लिख सकते हैं और उनको ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं और इस तरह से भूमंडलीय डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली को समृद्ध करते हैं। यही चीज़ उनके डेटा अंशों के महत्वपूर्ण बनाती है। भेड़िए यह काम नहीं कर सकते, इसलिए भेड़ियों के सारे अनुभव का वे चाहे कितने ही गहरे और जटिल क्यों न हो कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अपने अनुभवों को डेटा में बदलने में इतने व्यस्त रहते हैं। ये कोई फैशन या सवाल नहीं है, ये जीवित बने रहने का सवाल है। हमें खुद के सामने और व्यवस्था के सामने यह साबित करते रहना अनिवार्य है कि हम
अभी भी मूल्यवान है और मूल्य अनुभव करने में नहीं बल्कि इन अनुभवों को मुक्त प्रवाहित डेटा में बदलने में निहित है।